हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और मैं हूं आपका नेमी सर। तो जैसे कि क्लास 12th में अपन 6 लेक्चर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी की चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। और आज का अपना टॉपिक है गाउसेस थ्योरम। गाउसेस थ्योरम या इसको गाउसेस लॉ भी बोला जाता है। गाउसेस थ्योरम और गाउसेस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर बात करें अपन बोर्ड्स लेवल पे, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरबीएससी एज वेल एज सीबीएसई, नीट एग्जाम प्रिपरेशन में, जेई मेंस, एडवांस, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होता क्या है गाउसेस लॉ, अगर बात करें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से, कोई भी क्लोज सरफेस है उससे जो फ्लक्स पास कर रहा है, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, अब वो कितना होगा। तो अपन ने फ्लक्स इक्वल्स टू ये तो पढ़ लिया था ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। तो गाउसेस लॉ ये बताता है कि वो जो फ्लक्स होगा वो अपन बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल होगा जितना चार्ज उस क्लोज सरफेस ने एनक्लोज करा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये कोई भी एक क्लोज सरफेस है, किसी भी शेप की हो सकती है, इसके अंदर कोई चार्ज है Q। ये चार्ज Q है, ये क्लोज सरफेस है। सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, तो आपको क्या करना है इस लॉ के अकॉर्डिंग, आपको ये बताना है, ये इक्वल हो जाएगा कि 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। कितना चार्ज इसने एनक्लोज करा है, तो 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कितना आ गया, Q/ε0। मान लीजिए इसी क्लोज सरफेस में, ये क्लोज सरफेस किसी भी शेप की हो सकती है, यहां पे मैंने मान लिया क्यूबिकल शेप की क्लोज सरफेस है ये। इसमें मान लीजिए यहाँ पर टोटल आपको यहाँ 3 चार्जेस दिख रहे हैं। ये चार्ज है यहाँ पे +2Q, ये चार्ज हो गया -Q और ये हो गया +Q। आपसे ये पूछा गया है कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा। इसी पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्लोज सरफेस होनी चाहिए, तो ये सरफेस क्लोज है। उसके बाद ये सरफेस जो होगी वो चार्ज को एनक्लोज करनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ये +Q चार्ज जो है इसको ये सरफेस एनक्लोज नहीं कर रही, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा फ्लक्स के अंदर। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, अपन ये बोल सकते हैं समेशन ऑफ चार्ज अपॉन ε0। तो समेशन ऑफ चार्ज मतलब इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कितना किया, 2Q प्लस ऑफ -Q अपॉन ε0। सो इट बिकम्स -Q अपॉन ε0, sorry, +Q upon ε0। So the total flux through this cube will be equals to Q upon ε0। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बेसिकली ये सारा फ्लक्स डिपेंड कर रहा है कि उसने कितना चार्ज एनक्लोज किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड चीजों की बात नहीं की जाती, यहाँ पे अपन बात करेंगे कितना चार्ज एनक्लोज किया है। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं किया सरफेस ने, मान लीजिए यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, आपसे बोला जाए कि इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स जनरेटेड या फ्लक्स प्रोड्यूस थ्रू द क्यूब, तो आंसर विल बी 0। सिमिलर वे में लेट सपोज आपसे ये पूछा कि कोई भी सरफेस है, इसमें 2 चार्जेस रखे हुए हैं, एक प्लस चार्ज एक -Q चार्ज, एक +Q है दूसरा -Q है। सो फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा, तो आप दोनों का सम करेंगे, प्लस -Q कैंसिल आउट, तो ये हो गया 0। तो अगर 2 ऐसे चार्ज रखे हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेचर अपोजिट है, तो उस वजह से सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे कि आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, कुछ डिस्टेंस पे जो रखे रहते हैं। तो डाइपोल को जब भी किसी क्लोज सरफेस में रखा जाए तो क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स हमेशा 0 होगा। इसको दूसरे वे से भी समझ सकते हैं, प्लस की वजह से जितना फ्लक्स जनरेट होगा उतना ही माइनस की वजह से एंटर करेगा, यहां से फ्लक्स क्या करेगा, बाहर निकलेगा, फ्लक्स लीविंग।
और यहाँ फ्लक्स एंटरिंग, एंड एज वी नो दैट टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय फ्लक्स एंटरिंग प्लस फ्लक्स लीविंग। फ्लक्स एंटरिंग को अपन क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, और फ्लक्स लीविंग को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे फ्लक्स जीरो आ जाता है। फ्लक्स को अपन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ यूज किया मैंने QE, यहाँ पर QE का मीन्स है चार्ज एनक्लोज्ड। सो ये होता है फ्लक्स, और बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ई भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे मैग्नेटिक फील्ड में आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहां भी यूज करेंगे, तो ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्रूफ ऑफ गाउसेस लॉ, गाउस लॉ का प्रूफ करना है अपने को। सो इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई भी चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर Q, तो गाउस लॉ की जो कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो आप ध्यान रखिए। नंबर पहली कंडीशन होती है कि जो भी चार्ज आप ले रहे हैं वो एनक्लोज होना चाहिए, शुड बी एनक्लोज। तो इस चार्ज को मान लीजिए ये कोई सरफेस है जो इसको एनक्लोज कर रही है, अभी डिटेल से बात करेंगे एनक्लोज के बारे में। और जो क्लोज सरफेस होती है उसको स्पेशल नाम दिया गया था विच इज नोन एज गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस। तो ये चार्ज Q है, ये गॉसियन सरफेस है। अब अगर बात करें, ये पूरी सरफेस है, इस चार्ज की वजह से या इस पूरी सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स जनरेट होगा अपने को ये निकालना है। बेसिकली अपना ये तो काम है, फ्लक्स ही तो निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स जो निकाल रहे हैं ये इसके इक्वल आना चाहिए, यही अपने को प्रूफ करना है। सो तो जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस होती है उससे फ्लक्स कैसे निकालते हैं अपन, तो उस सरफेस को स्मॉल एलिमेंट्स में आप ब्रेक कर लीजिए। सो इन स्मॉल एलिमेंट अपन ने बात करी इस एक स्मॉल एलिमेंट की, लेट्स सपोज यहां से इसको ब्रेक कर लिया, और ये छोटा सा एलिमेंट है जिसका एरिया अपन ने लिया है ds, इसका सरफेस एरिया है ds। अब यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है। अब यहां पर इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो अपने को पता है एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, और कौन से डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो इसके अंदर ये वाली ही जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसके एरिया वेक्टर की। सो ई की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। सो वी कैन से दैट, तो कितना फ्लक्स होगा, तो इसको नाम दे दिया डी फाई। डी फाई इक्वल्स टू, यहां अगर देखें ई डी एस कॉस 0 डिग्री, सो इट बिकम्स ई डी एस। तो ऐसे ही आपने छोटे छोटे इसके स्मॉल एलिमेंट्स लिए और सबका फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, तो सबकी वजह से स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। बट अपने को क्या करना है, इस पूरी सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है। सो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब सबका अपन यहाँ पे सम कर देंगे। तो सम के लिए कहने का मतलब अपन ने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अब जैसे कि अपने को पता है इंटीग्रेशन को क्लोज तभी किया जा सकता है जब क्लोज सरफेस हो। यहां अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं क्लोज इसलिए नहीं कर सकता कि छोटा सा पोर्शन लिया, वो क्लोज नहीं है, एक छोटा सा पोर्शन है, वो सरफेस की तरह वर्क कर रहा है, ओपन सरफेस होगी हमेशा। बट इन सारी सरफेस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एक क्लोज सरफेस बन जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया आपका ई डी एस कॉस थीटा कॉस 0, सब जगह अगर आप चेक करेंगे सब जगह थीटा 0 आएगा। अब अगर यहां देखें तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। अपन ने ये स्पेशल कंडीशन ले ली, अज्यूम कर लिया कि ये जो सरफेस है कैसी है, गॉसियन सरफेस। आगे इसकी अभी प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे। गॉसियन सरफेस एक ऐसी क्लोज सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाला, फ्लक्स थ्रू द सरफेस इक्वल्स टू ई, ये हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। इंटीग्रेशन डीएस का मतलब छोटा सा पोर्शन, एक और छोटा पोर्शन, एक और छोटा पोर्शन, और सबको
कंबाइन कर दिया, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, सबको कंबाइन करना या सबको जोड़ दिया। तो अपने को पता है इन छोटे छोटे पोर्शन को अगर मैं जोड़ दूं तो इसका कंप्लीट सरकमफ्रेंस बन जाएगा। कंप्लीट सरकमफ्रेंस ये बन गया। अब ये कंप्लीट सरकमफ्रेंस जो बना, ये मैंने मान लिया कि ये पूरा एक स्फेरिकल सरफेस है। सो ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। सो इट बिकम्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट दिस सरफेस, इसकी वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो अपने को पता है इट इज गिवन एज KQ अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल आउट। K की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स टू द सरफेस विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस Q इज चार्ज एनक्लोज्ड। यही Q है आपका चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। तो इस सरफेस ने जो चार्ज एनक्लोज करा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोला जाता है गाउसेस लॉ एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ गाउसेस लॉ। सो कई बार एग्जाम में हो सकता है कि आप अजम्पशन ना ले कि ये गाउसियन सरफेस जो है स्फेरिकल है, हो सकता है किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की है। तो कैसे इसका प्रूफ करेंगे, तो यहां तक सेम रहेगा। छोटा सा पोर्शन लिया ds, छोटा सा एरिया एलिमेंट, इसका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इसके साथ कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा, यहां पर ये एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा। सो यहां पर जीरो नहीं होगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा EDS cos थीटा। ये वैल्यू हुई d फाई की। अब फॉर कंप्लीट सरफेस फाई बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, और ये क्लोज इंटीग्रेशन क्योंकि सरफेस क्लोज होगी। सो ये हो जाएगा EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। अब यहां पर E क्या है, सो E यहां पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। E यहां पर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट दिस पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा जा सकता है, KQ बाई R square. Let's suppose this distance is R. So ये हुआ E equals to KQ upon R square. इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस ये आ गया क्लोज इंटीग्रेशन KQ अपॉन R स्क्वायर एंड DS cos थीटा। K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट, अंदर रहा आपका DS cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है DS cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। सो क्लास 11th में आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें आपको बताया जाता है कि दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, एक को बोला जाता है प्लेन एंगल, दूसरे को बोला जाता है सॉलिड एंगल। तो यहां पर आप सोच के देखिए, अगर मैं ये 3D स्फीयर 3D ज्योमेट्री, ये 3D स्ट्रक्चर है, इसमें अगर ये छोटा सा मैं पोर्शन लूंगा तो ये जो सेंटर पे एंगल कट करेगा वो 2D होगा कि 3D होगा? बिल्कुल ये 3D होगा, क्योंकि ये जो आपने ऊपर की जो स्ट्रक्चर ली है वही 3D ली है। तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर ये भी 3D एंगल होगा, और 3D एंगल को अपन सॉलिड एंगल बोलते हैं। उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं d ओमेगा से। सो वो होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो लिया है आपने सरफेस, इस पर अगर एरिया की बात करें तो ये यहाँ पर कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया ds cos थीटा। एरिया इज द ds cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा के साथ वाला क्या होता है cos थीटा, तो ये यहां पर हो जाएगा ds cos थीटा। तो एरिया हुआ ds cos थीटा इन रेडियस का स्क्वायर, सिमिलर फंक्शन है इसके जैसे। तो इसको अपन लिख सकते हैं KQ इंटीग्रेशन d ओमेगा, वेयर d ओमेगा इज सॉलिड एंगल। इसकी जो वैल्यू होती है d ओमेगा की वो होती है इक्वल टू 4 पाई। अगर सारा अपन छोटे छोटे पोर्शन का कंप्लीट सम कर दे 3D,
अगर 3D एंगल का कंप्लीट सम करें तो आंसर आता है 4 पाई। अगर 2D एंगल का करें तो आंसर आता है 2 पाई। एक स्पेशल कंडीशन है, आप याद रखेंगे। तो डी ओमेगा इक्वल्स टू होता है 4 पाई। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो इस वे से भी आप प्रूव कर सकते हैं गॉसेस लॉ को। नाउ दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? नंबर फर्स्ट अगर बात करते हैं तो ये वैलिड है ओनली फॉर क्लोज सरफेस। जैसे कि आपको बताया गया सरफेस क्लोज होनी चाहिए, जिसको अपन और बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जो किसी भी चार्ज को एनक्लोज करती है। एक इमेजिनरी सरफेस है जो किसी भी चार्ज को एनक्लोज करने के काम में आती है। ये किसी भी शेप की हो सकती है, आप ध्यान रखिए, किसी भी शेप की हो सकती है। अब सेकंड चीज, गॉसेस लॉ जो है वो डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर, उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज है, खाली इस बात पे डिपेंड करता है। फाई डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। जैसे कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए एक स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का और उस स्फीयर की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अगर उस रेडियस को ट्वाइस कर दिया जाए तो उस सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स पे क्या इफेक्ट होगा? सो आंसर इज नो इफेक्ट, क्योंकि उसकी रेडियस बढ़ाने से उसकी साइज जरूर बढ़ जाएगी बट उसके अंदर एनक्लोज होने वाला चार्ज उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज फील्ड्स, उन्हीं फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल होता है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है, जैसे आपने देखा है स्क्वायर ऑफ आर, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ऐसे फील्ड जो इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं उन्हीं के लिए गॉसेस लॉ एप्लीकेबल होती है। सो आप ध्यान रखें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई ऐसा फील्ड है जो फॉलो कर रहा है 1 अपॉन आर को या 1 अपॉन आर क्यूब को, तो क्या उसके लिए गॉसेस लॉ एप्लीकेबल है? तो आंसर इज नो। किसी भी मीडियम के अंदर, मान लीजिए ये सब एयर के लिए अपन बात कर रहे थे, जो अपने गॉसियन सरफेस लिए उसके अंदर हो सकता है कोई दूसरा मीडियम हो, तो उस केस में एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड एज वी नो दैट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन permittivity of free space is given as epsilon r. Epsilon r is what? Relative permittivity or dielectric constant. So ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं गॉसेस लॉ के बारे में। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है इस 3D सिस्टम के अंदर, ओरिजिन से वो a मीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर इसकी साइड भी a है। अच्छा, इसमें a लेट सपोज आपको गिवन है 0.1 मीटर, a की वैल्यू भी गिवन है आपको, और ये क्यूब हो गया। यहाँ पे इसमें एक स्पेशल कंडीशन दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, वाई एंड जेड, 3 कंपोनेंट है जिसमें 2 कंपोनेंट 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस डायरेक्शन में है? ओनली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ यूं है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ बात करें तो। अब फाइंड आउट करना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इसके थ्रू कितना फ्लक्स जनरेट हुआ। सेकंड चीज, चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब, अल्फा की अगर ये वैल्यू है, ये कुछ नहीं कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, अल्फा डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए। सो एक्स बेसिकली मेरे को गिवन है 800 x की पावर 1/2। तो यहाँ पर x क्या डिनोट कर रहा है? बेसिकली x डिनोट कर रहा है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, या दिस इज द x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो यहां से डिस्टेंस बता रहा है। तो अगर अपन बात करें, मान लीजिए अब बात करें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अपन टोटल देख पा रहे हैं कि क्यूब के अंदर 6 सरफेसेज होती है, 6 फेसेज होते हैं। तो ये 6 फेसेज जो है, अब ये जो फेस आपको दिख रहा है, जो शेडेड वाला फेस है, और दूसरा नेक्स्ट ये वाला, ये फेस अगर बात करें तो इस सेंटर से कितने दूर है? तो यहां से ये कितना दूर है? ये a मीटर दूर है, और ये वाला 2a मीटर दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम दे दिया मैंने ABCD, और इसको नाम दे दिया EFGH।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ABCD फेज से जाएगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा 800, x की जगह आ गया a की पावर 1/2 और a अपने को पता है 0.1 मीटर है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड या पास थ्रू EFGH सरफेस या फेस कितना होगा 800, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2a, सो इट बिकम्स 2a की पावर 1/2। बेसिक थिंग्स इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, अगर ओरिजिन पे पूछूं तो 0 है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना है। सो फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या हो जाएगा, तो अपने को पता है टोटल 6 सरफेसेस है, तो अपन बोलेंगे फ्लक्स थ्रू 1 + 2 अप टू फ्लक्स थ्रू 6। किसी का भी नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 सरफेसेस है। अब बात करते हैं फर्स्ट सरफेस की। अब फर्स्ट सरफेस मैंने ये वाली ली है, तो इस सरफेस पर फ्लक्स निकालने के लिए अपने को पता है ये होता है ES cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मेरे को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड EABCD। S कितना है, तो S यहां पर ये जो सरफेस है जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, ओनली इसी का ही एरिया लिया जाएगा। आप कंप्लीट क्यूब का एरिया नहीं ले सकते हैं, जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसी का एरिया लिया जाता है। दूसरे वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसे कि कोई भी क्यूब अगर रखा हुआ है तो क्यूब को अगर 3D वे में देखें तब उसका अलग एरिया आएगा, बट अगर क्यूब को जस्ट मैं ऐसे रख के सामने से देखूं तो मेरे को खाली एक स्क्वायर दिखाई देगा, क्यूब पूरा नहीं दिखेगा। तो उसी का अपने को यहाँ पर एरिया लेना है। सो एरिया बिकम्स A²। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप देख पा रहे हैं इधर है, और एरिया वेक्टर अपन ने पढ़ा था परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक ऐसी सरफेस है क्लोज सरफेस है, इस वजह से एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है दोनों के बीच में 180 डिग्री का, सिमिलर टू φ2। सो ये हो जाएगा ES cos थीटा। फिर से E यहाँ पर कितना, सो उस वाली सरफेस मैंने इस बार इसको EFGH को φ2 लिया है, सो ये हो जाएगा EFGH। एरिया फिर से क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सेम रहेगा A²। थीटा कितना हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इस बार इधर ही होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस है, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड साइड में होगा, आउटवर्ड नॉर्मल जिसको बोलते हैं। सो ये डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की। सो कितना एंगल बना 0 डिग्री का। अब यहां पर अगर अपन देखें cos 180 होता है -1, सो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हुआ 800, a की वैल्यू 0.1 की पावर 1/2 एंड दिस बिकम 0.1 का होल स्क्वायर, और cos 180 इज -1। यहाँ पे cos 01 होता है EFGH, ये हो गया 800, 2a मीन्स 0.1 की पावर 1/2 एंड a² बिकम्स 0.1 का होल स्क्वायर, और cos 0 इज 1। सो ये इन दोनों से फ्लक्स आ गया। अब बात करते हैं थर्ड सरफेस, टॉप वाली सरफेस ले लीजिए। अब टॉप सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है सबके लिए, जैसे आप जहां बैठे हैं जिस रूम में, तो उसका जो टॉप सरफेस लेके देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में। ऊपर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ ऊपर होगा, यूं ऊपर वाली टॉप सरफेस की बात कर रहे हैं। तो कितना एंगल हुआ E और S के बीच में, तो यहां जब फॉर्मूला लगाएंगे ES cos 90, तो वो हो जाएगा 0 डिग्री, वो हो जाएगा 0। तो फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस विल बी 0। ऐसे बॉटम की बात करोगे तो भी 0, क्योंकि उसमें एरिया वेक्टर ऐसा आएगा कुछ। पीछे वाले की बात करें तो उसमें एरिया वेक्टर इधर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं, तो इन दोनों के बीच में फिर से कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का। सो टोटल 6 फेसेस में से 4 फेसेस तो ऐसे हैं जो फ्लक्स जनरेट ही नहीं कर रही, बाकी बची 2 सरफेसेस, इन दोनों का सम कर दीजिए तो ये आ जाएगा फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इनको सॉल्व करने के बाद। इसी का सेकंड आपसे पूछा है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब,
तो अपन ने यहाँ से फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकाल लिया यूजिंग गाउसेस लॉ। अपने को पता है फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या होता है, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो चार्ज एनक्लोज बिकम्स फ्लक्स थ्रू द क्यूब मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब यहां से जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट जैसे कि आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आप निकाल सकते हैं। सो इनको सॉल्व करने के बाद फ्लक्स थ्रू द क्यूब की वैल्यू आती है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम एंड चार्ज एनक्लोज विल बी 9.27 पिको कूलम। पिको मींस 10⁻⁻12। सो अब अपन पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। जैसे सबसे पहला आप देख पा रहे हैं हेमिस्फीयर दे रखा है ऑफ रेडियस r, उसके सेंटर पे चार्ज क्यों रखा हुआ है एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। सो आपसे अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले दो चीजें आपसे पूछी कि फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर कितना होगा और सेकंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर कितना होगा। अब आप सोचेंगे सर स्फीयर तो बना हुआ ही नहीं है, आप फिर कैसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन यही होती है गॉसेस लॉ की कि जो चार्ज रखा हुआ है वो एनक्लोज है कि नहीं है। तो आपने देखा जैसे कटोरी ली, उस पे पूरा कंप्लीट पानी भरा हुआ ऊपर तक और उसके ऊपर जस्ट बीच में आपने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आधा डूबा हुआ रहता, आधा सबमर्ज रहेगा पानी के अंदर, आधा ऊपर तैरता हुआ मिलेगा आपको, ऊपर फ्लोट भी कर रहा है, आधा सबमर्ज भी है। तो वैसा ही केस कुछ यहाँ पर है, आधा चार्ज अगर बोले तो कटोरी के अंदर, आधा चार्ज कटोरी के बाहर, पूरा चार्ज एनक्लोज नहीं है। तो इसको एनक्लोज करने के लिए एक ऐसी ही सिमिलर सरफेस आपको लेनी पड़ेगी। तो ऐसी ही सिमिलर सरफेस आपने ये कंसिडर करी, तो अब ये कंप्लीट क्या बन गया, एक स्फीयर। अगर स्फीयर बन गया तो एक क्या बन गई, अब ये क्लोज सरफेस। एंड एज वी नो दैट क्लोज सरफेस जैसे ही बन जाती है तो गाउसेस लॉ बोलता है कि फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस, अब ये क्लोज सरफेस है, विल बी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है। इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, क्यू चार्ज। सो फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट स्फीयर विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए इसको आधा काट दिया जाए बीच में से, तो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो आधी हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स यही होता है, दैट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। अब ये कंप्लीट एरिया था, उससे फील्ड लाइंस मान लीजिए 1000 निकल रही थी, अगर उसमें आधा कट कर दूं तो निकलने वाली फील्ड लाइंस भी तो आधी हो जाएगी। बेशक इसके शेप पे वो डिपेंड नहीं कर रही, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट अगर बीच में से काट दूं तब शेप तो वही है, शेप साइज चेंज नहीं हुआ है, इसका ओरिएंटेशन और पोजीशन ही चेंज हो गई। यहां से आधा कट कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से निकलने वाली आधी हो जाएगी। सो फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर विल बी हाफ ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। अब बात करते हैं कि क्यू अगर सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा हुआ हो तो क्या होगा। ये तो सीधा सा ही, अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो ये चार्ज को एनक्लोज करिए पूरी सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी में आपसे पूछ ले कि टोटल 6 सरफेसेज है, इसमें 6 फेसेज है, तो एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। जैसा कि यहां पर था, आज 2 पार्ट में कट कर दे तो आधा हो गया, अब इसको 6 पार्ट में कट करके देखो, क्योंकि टोटल 6 सरफेसेज है, सो फ्लक्स भी यहाँ का 6 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सो फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें आते हैं, अब इस चार्ज को उठा के किसी भी एक फेस के सेंटर पे रख दिया। यहां पे रखने पे अब क्या है, आधा चार्ज अंदर है क्यूब के और आधा चार्ज क्यूब के बाहर है, पूरा एनक्लोज नहीं हुआ है, तो पूरा इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसा सिमिलर क्यूब ये है वैसा ही सिमिलर क्यूब इसके जस्ट पास में रख देंगे। अगर आप बात करें तो कुछ ऐसा, इस वे से कुछ क्यूब पास में रखना पड़ेगा, और ये जो बीच में सरफेस थी उसमें चार्ज यहाँ पे सेंटर में रखा हुआ है।
अब ये दोनों जो क्यूब है वो इस स्फीयर को इस चार्ज को एनक्लोज कर रहे हैं। सो अपन बोलेंगे कि फ्लक्स थ्रू द टू क्यूब्स, क्योंकि फ्लक्स में दोनों ही क्यूब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आधा इधर वाले से निकल रहा है आधा उधर वाले से निकल रहा है, तो फ्लक्स थ्रू द टू क्यूब्स विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक क्यूब से पूछा जाए सो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही सिमिलर आपसे पूछा जाए फ्लक्स थ्रू वन सरफेस या वन फेस, इसके किसी भी एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए यहां पर आते हैं, यहाँ पे टोटल सरफेसेस बता सकते हैं कितनी है। सो यहाँ पर दो क्यूब की टोटल सरफेसेस हो गई 12, बट ये सारी 12 सरफेसेस फ्लक्स जनरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। बिल्कुल ये सारी 12 सरफेसेस फ्लक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ऐसा क्यों? जैसे कि अपन बात करते हैं ये वाली सरफेस, इसके जस्ट सामने वाली सरफेस, नीचे वाली ऊपर, यहाँ पर ऊपर यहाँ नीचे, जस्ट सामने वाली जस्ट पीछे वाली, ये सारी सरफेसेस तो फ्लक्स में पार्टिसिपेट करेगी या फ्लक्स उनकी वजह से जनरेट होगा, बट जिस सरफेस पे ये चार्ज रखा हुआ है वो फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों? इस सरफेस पर एरिया वेक्टर की बात करो तो कुछ ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करो तो ऐसे ऊपर रेडियल या आउटवर्ड ऐसे होगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हो गया 90 डिग्री। सिमिलर इधर वाले क्यूब की ये सरफेस आपको एक दिख रही है, बट है तो दो सरफेस ही बीच वाली। इधर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एरिया वेक्टर मेरी तरफ, तो 90 डिग्री का एंगल, तो यहां पर इन दोनों सरफेसेस की वजह से फ्लक्स जीरो हो जाता है। तो बाकी कितनी सरफेसेस बची? तो 12 माइनस 2 बिकम्स 10। तो ये 10 सरफेसेज ही फ्लक्स पार्टिसिपेशन में अपना योगदान करेगी। तो इस वजह से अगर टोटल 10 सरफेसेज है तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा? इट बिकम्स Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। So flux through two cube will be Q upon epsilon naught from single cube and from one surface. नेक्स्ट है Q को किसी भी एक एज पे जाके रख दिया। एज का मतलब होता है जहां पर दो प्लेन सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट करे, एंड भी बोल सकते हैं, वन ऑफ इट्स एंड। तो जहां पे दो प्लेन सरफेसेस इंटरसेक्ट करे, तो इंटरसेक्ट करेगी तो ये लाइन इसके जस्ट सेंटर पे यहां रखा हुआ है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एनक्लोज नहीं है, इसको एनक्लोज करना पड़ेगा पहले, तो इसके लिए अपने को टोटल 4 क्यूब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ अगर 4 क्यूब से एक फ्लक्स एनक्लोज हो रहा है, एक चार्ज एनक्लोज हो रहा है, तो फ्लक्स थ्रू सिंगल क्यूब कितना होगा? तो फ्लक्स थ्रू सिंगल क्यूब हो जाएगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही अगर फेस से बात करेंगे तो टोटल फेसेस निकाल लीजिए। 4 अगर आपके पास क्यूब है, एक के पास 6 फेसेज है, तो 4 के पास हो जाएंगे 24 फेसेज। इसमें से जो जो सरफेसेस, अब इसमें शॉर्ट ट्रिक याद रखिए आप हमेशा, जो जो सरफेसेस इस चार्ज क्यू को टच कर रही है वो कभी भी फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इस सिंगल क्यूब की बात कर लीजिए, इसमें ये वाली सरफेस, ये इधर वाली सरफेस और जस्ट उस साइड वाली सरफेस, दिस वन, ये दोनों जो मिलके इस चार्ज को टच कर रही है, तो ये दोनों फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो एक क्यूब में अगर दो सरफेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही तो 4 में कितनी हो जाएगी? 8 नहीं करेगी। तो टोटल कितनी? 24 माइनस 8 विल बी 16। तो फ्लक्स थ्रू द सिंगल फेस विल बी Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस चार्ज को उठा के कॉर्नर पे रख दिया जाए तो इसको एनक्लोज करने के लिए अब 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। 8 क्यूब्स विल बी रिक्वायर्ड। सो फ्लक्स थ्रू सिंगल क्यूब विल बी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 से एक चार्ज एनक्लोज होता है तो एक क्यूब से उसका 1/8 हो जाएगा। टोटल अगर बात करें सरफेसेज की तो टोटल हो गई 48। कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? जो सरफेस इस चार्ज को टच कर रही है। तो यहाँ पर 3 सरफेसेज है, एक ये टॉप वाली सरफेस रहेगी, एक ये वाली साइड वाली, और थर्ड वन ये सरफेस। तो ये तीनों सरफेसेस
एक क्यूब में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो एक क्यूब में अगर 3 सरफेस पार्टिसिपेट कर रही है तो टोटल 8 क्यूब में करेगी 24। सो फ्लक्स थ्रू वन फेज विल बी Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। सो ऐसे ही स्पेशल केसेज है जिसमें आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई भी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, एक चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, अगर बात करें चार्ज डेंसिटी, तो जैसे कि आपको पता है अगर 1D के अलोंग या लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसको अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो गाउसेस लॉ जब भी आप यूज करेंगे तो वहां पर जो भी चार्जेस का आपने कंटिन्यूअस चार्जेस लिए हैं या जो भी चार्जेस लिए हैं वहां पे वो हमेशा एनक्लोज होने चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा कि जो एक स्ट्रेट कंडक्टर है ये तो कहीं से भी एनक्लोज नहीं है। तो आप ध्यान रखिए कोई भी अगर लीनियर चार्ज है तो इसको एनक्लोज करने के लिए वैसे ही अपने को सरफेस चाहिए। सो इसको एनक्लोज करने के लिए अपन ने गॉसियन सरफेस ले ली जो कि सिलेंड्रिकल सरफेस है। अपन ये कंसिडर किया कि रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज r एंड इसकी जो लेंथ है वो अपन ने ले ली h। सो h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर और गॉसियन सरफेस एंड r इज द रेडियस। अब यूजिंग गॉसेस लॉ क्या बोलते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू E ds इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था। तो यहां पर ये है क्लोज सरफेस ओवर द सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल करना है यहां पर। अब अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहां पर जैसे सिलेंडर की बात करें, जैसे मार्कर है, इसमें आपसे पूछा जाए कितनी सरफेसेज है, टॉप, बॉटम एंड एक ये बीच वाली जिसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस 3 सरफेसेस होगी टोटल। तो इसको मैंने नाम दे दिया सरफेस S1 है, कर्व्ड सरफेस S2 है और ये सरफेस S3 है। सबसे पहले बात करते हैं इस कर्व्ड सरफेस की। यहां पर इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ds, एरिया वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से वो भी बाहर की तरफ ही होता है। तो सरफेस S2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आ रहा है 0 डिग्री। यहां पर बात करते हैं इस बॉटम वाली सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं या उस तरफ, ऐसा भी हो सकता है। एरिया वेक्टर की अगर बात करें तो ये सरफेस कुछ नीचे की तरफ यूं है, तो इसमें एरिया वेक्टर भी नीचे की तरफ होगा क्योंकि एक क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की डायरेक्शन में होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। सो इसमें एरिया वेक्टर कुछ ऐसा हुआ। इसकी बात करें तो एरिया वेक्टर कुछ यूं। यहां पर आ जाइए, इसमें अगर देखें तो सिमिलर वे में इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ होगा, सो ये हो गया ds3, या इस तरफ यहां हो सकता है। सो ये हो गए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस निकालना हो तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, इसको अपन ने लिखा क्लोज सरफेस E डॉट ds। यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 सरफेसेज है। तो सबसे पहले S1 S2 3 सरफेस में ब्रेक करा तो ये अब एनक्लोज, अब ये क्लोज इंटीग्रेशन की फॉर्म में नहीं रहेगा क्योंकि ये सरफेस अब ओपन हो चुकी है। तो S1 EDS कितना एंगल है दोनों के बीच में, ये हो गया आपका 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन फॉर S2 ये हो गया EDS, यहां पर एंगल हो गया 0 डिग्री, प्लस S3 EDS cos 90 डिग्री, यहां पर हो गया 90 डिग्री। सो cos 90 0, ये दोनों टर्म्स यहां से कैंसिल आउट हो गए और ये किसके इक्वल है, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लिया कि ये कंप्लीट चार्ज जो इस वायर पर है वो है Q। तो ये सिलेंड्रिकल जो सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, इस पूरे की चार्ज को एनक्लोज कर रही है। सो वी कैन से दैट
अब इसकी जगह वैल्यू आ गई ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां अगर बात करें इस कर्व्ड सरफेस का कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, इस मार्कर का कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, अंदर अगर कोई भी लाइन चार्ज इसमें दे रखा है, कोई भी एक स्ट्रेट वायर अगर बीच में रख रखा है, तो उससे वो सेम डिस्टेंस पर लाई kरेगा। तो कहने का मतलब इसकी वजह से कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। सो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ds? इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या हो गया कि छोटे छोटे जो आपने पोर्शंस लिए थे सबको कंबाइन कर दीजिए, पहले भी बात करी थी, तो ये आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? ये होती है आपकी 2 पाई आर एच। कितनी होती है? 2 पाई आर एच। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, सो ये बन जाएगा E सो यहां पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 2 पाई आर एच एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q क्या है? Q इज द चार्ज जो कि इस आपकी स्टेट कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। तो अपने को पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लैम्डा बोलते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? लैम्डा इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे चार्ज हो गया Q, लेंथ इसकी है h, लेंथ कितनी h, तो यहां से Q क्या लिख सकते हैं? h इंटू लैम्डा। Q हो गया h इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एच एप्सिलॉन नॉट। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि अपने को पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू होता है K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 2K लैम्डा अपॉन R। So it is the value of electric field due to a straight infinite long conductor। अब डिस्टेंस के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना हो, यहाँ पे ग्राफ बनाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस r के बीच में। अगर ये डिस्टेंस आप स्मॉल r लेना चाहते हैं, सो ये हो जाएगा 2K लैम्डा अपॉन स्मॉल r, और ये डिस्टेंस होगी स्मॉल r। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हाइपरबोला। कैसा ग्राफ बनेगा? हाइपरबोला। E वर्सेस R हो गया यहाँ पर हाइपरबोला ग्राफ। सो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर 2K लैम्डा अपॉन R। यही एक्सप्रेशन आपने ऑब्टेन किया था जब अपन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। सो वहां पे फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू K लैम्डा अपॉन D साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए अपन स्पेशल कंडीशन लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। सो इट बिकम्स 2K लैम्डा अपॉन D, और D की जगह यहाँ डिस्टेंस R है, तो ये बन जाएगा 2K लैम्डा अपॉन R। सो ये था यूजिंग गाउसेस लॉ, और वो विदाउट यूजिंग गाउसेस लॉ।